हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए फिर आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, वो कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, क्या करने से हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। और आपको ये भी बात पता होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, कि जो हमारे घर में सप्लाई आता है, जो बल्ब जल रहा है या फिर फैन चलता है, ठीक है, जितने भी हमारे अप्लायंसेस चलते हैं घर में, वो सभी अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जो ठीक है, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे क्या चीज के ऊपर, कैसे, ठीक है, कैसे वो अल्टरनेटिंग करंट हमको मिलता है, कहां से मिलता है, किस फेनोमेना को यूज करके एसी करंट को हासिल करते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है क्लियरली? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इस बात को आप ऑलरेडी ईएमआई चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपके लिए आसान हो गया चीज समझना कि कैसे एसी करंट और एसी जो हम लोग का वोल्टेज होता है वो कैसे मिलता है, उसको देख रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक कुछ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड V0 कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, तो इनसाइड जा रहा है। ठीक है, और यहां पे एक हमारे पास क्या है, एक कॉइल। तो याद कीजिए, ये मैं जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर इस कॉइल को ऐसे रोटेट कराएंगे तो कितना करंट इस कॉइल में जनरेट होगा, कितना करंट मिलेगा। तो आपका आंसर कितना था, अगर हम लोग ऐसे रोटेट कराएं ओमेगा से इस तरीके से, तो आंसर कितना हुआ करता था करंट का, 0। क्योंकि हम लोग क्या बोले थे कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक हमें इस कॉइल में करंट नहीं मिलेगा, यही पढ़े थे ना। अगर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रोटेट करा दें, मान लेते हैं इस एक्सिस के बाद हम लोग इस तरीके से इसको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट करा देते हैं, तब तो आपका एंगल, तब तो आपका वैल्यू चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा, आप पढ़ चुके हैं। अगर थीटा चेंज हो तो क्या फाई चेंज होगा, ये सब बताया था आपको ये चैप्टर में। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, B एंड A का। ठीक है, B एंड A के बीच का एंगल थीटा होता है। अब मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे कुछ इस पोजीशन पे है कॉइल, जिसमें मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी अंदर की ओर, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। उस समय एंगल बिटवीन B एंड A कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे जैसे रोटेट होगा तो उस समय एरिया वेक्टर अपना एंगल चेंज करेगा। B तो अंदर ही है, बट अब थीटा B एंड A के बीच में एंगल अब कुछ बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से cos थीटा का वैल्यू चेंज होगा और फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी क्लोज्ड कॉइल के क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उसी के साथ साथ एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करता है। ठीक है, ये तो बात याद है ना। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी फिलहाल, समझ रहे हैं बात? तो आपने पढ़ रखा है कि फाई इक्वल टू BA cos थीटा होता है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा और थीटा में एक रिलेशन देखा जाए तो क्या बनेगा रिलेशन, आपको पता है ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कीजिए, थीटा बाय टी। ठीक है, d थीटा बाय dt लिखते थे। अगर हम लोग एवरेज का बात करें, ठीक है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी बन जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर एक साइकिल रोटेट कर जाए पूरा तो भी कितना होता है, तो होता है 2 पाई बाय टी। ठीक है, क्योंकि एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन 2 पाई होता है, ओमेगा इक्वल टू उस कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना है वैल्यू, 2 पाई बाय टी आएगा।
यहां से अगर मैं चाहूं तो थीटा के जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, यहां से अगर थीटा को देख रहे हैं कितना हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा टी। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, ये जो हम लोग इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं थीटा का, अगर मान लेते हैं कॉइल पहले से ही कुछ थीटा एंगल बना के रखा होगा या फिर कुछ थीटा डैश एंगल बना के रखा होगा, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, देखिए दो चीज हो सकता है, आइदर हो सकता है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनिशियली जब स्टार्ट हुआ हो तब 0 डिग्री बना के रखा हो, मतलब इसके बीच में एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, किसके एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम लोग t 0 पे हम लोग जब ये चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो हो सकता है उस समय इसका ओरिएंटेशन इस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा डैश एंगल पे हो या फिर फाई बोल लीजिए, ठीक है, फाई एंगल पे हो, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक साथ साथ में हम लोग क्या ऐड करते हैं, यहां पे एक एंगल फाई ऐड कर देते हैं। ये फाई किस लिए हो सकता है, ये 0, अगर फाई 0 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे, उस समय बोलेंगे कि हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम t 0 पे सेम डायरेक्शन में थे। अगर फाई कुछ दिया है, मान लीजिए हो सकता है ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड से मान लेते हैं कुछ बनाया होगा 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री समथिंग कुछ इनिशियल वैल्यू होगा सपोज, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, फाई पहले से हम लोग थीटा प्लस फाई लिखना पड़ेगा, फाई मतलब वो एंगल को ऐड करना पड़ेगा, समझ पा रहे बात। अब ये थीटा चेंज होगा, वहां से अब एक चीज चेंज होगा, ठीक है। तो फाई क्या होता है, फाई होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल फेज, ठीक है। आप वे पढ़े होंगे जब फर्स्ट ईयर में, तो बताया गया होगा इस चीज को, है ना, समझ पा रहे हैं, ओके। तो यहां पे भी क्या हो सकता है, साथ में फाई ऐड कर सकते हैं। अगर इनिशियल फेज 0 हो, अगर मैं मान लो इनिशियल फेज 0 है, मतलब बी और ए में एंगल 0 हो, तो आप ओमेगा टी सिंपली लिख सकते थे, मतलब कि बी ए cos ओमेगा टी, बट साथ में रख लेते हैं, हो सकता है कभी ऐसा केस है कि थीटा फाई होगा 0 ना हो, कुछ इनिशियली वो कुछ एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, उस केस में फाई हम ऐड करेंगे। चलिए यहां तक सबको क्लियर है, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के क्रॉस आएगा वो कितना आएगा, BA cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRT विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, हमें क्या मिलेगा, कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, d फाई बाई dt बराबर d बाई dt ऑफ BA cos ओमेगा t प्लस फाई। अच्छा, दैट इंप्लाई d फाई बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b एंड a, तो b हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, इसको b ही लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। एरिया में इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई पार्टिकुलर कॉइल के लिए हमारा एरिया कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई dt ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई का होगा, समझ रहे हैं। इसके बाद यहां तक दिखेगा, यहां तक आपको दिखेगा नीचे तक, ओके, यहां तक दिख पा रहा है, दिख रहा है, चलिए देख सकते हैं। तो यहां से और आगे बढ़ेंगे, क्या जाएगा, ये जाएगा d फाई बाई dt इज इक्वल टू BA cos ओमेगा t प्लस फाई का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का होता है sin, तो जाएगा sin ओमेगा t, सॉरी माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई। फिर यहाँ पे हम लोग का तो t सिर्फ नहीं है, cos t तो नहीं है, साथ में क्या है, ओमेगा t प्लस फाई, तो फिर से इस अंदर वाले फंक्शन को भी एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने कितना हो जाएगा, ओमेगा t का हो जाएगा क्या चीज, ओमेगा
ठीक है, और फाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल फेज वो होता है कांस्टेंट, ठीक है, एंगल है तो कांस्टेंट होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का सिर्फ कितना निकल के आएगा आंसर, यहां से देखेंगे क्या आ जाएगा, d फाई बाय dt कितना हो जाएगा, माइनस ba ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, इस माइनस को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। और आपको माइनस डी फाई बाई डी टी तो पता है क्या होता है, क्या आप जानते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन को हम लोग लिखते हैं फैराडे लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हम लोग का ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी, सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी दैट इंप्लाई एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ ए एप्सिलॉन क्या है, ईएमएफ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इक्वल टू, और ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है एक्चुअली में। टाइम के साथ ये ईएमएफ क्या होगा, चेंज होता रहेगा इसके अंदर। ये जो कॉइल है अगर जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग की ये साइन थीटा चेंज होगा, ये तो थीटा ही है ना, एक तरीके से थीटा ही तो चेंज होगा ना, तो अगर थीटा चेंज होगा ओमेगा टी चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे हम लोग का एप्सिलॉन का वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहां से एप्सिलॉन इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, टाइम डिफरेंट टाइम पे हम लोग का इस कॉइल के क्रॉस डिफरेंट ईएमएफ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और बाकी उसके बाद मैं उसको बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक एक करके बताएंगे। अच्छा, मान लेते हैं इस कॉइल का रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं R है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस अगर R ओम है, ठीक है, तो हम लोग का करंट कितना हो जाएगा इस कॉइल में, अगर एप्सिलॉन कितना है तो करंट का वैल्यू कितना निकल जाएगा जी, करंट क्या आ जाएगा, नो करंट जानते हैं I इक्वल होता है एप्सिलॉन टी बाय R, V इक्वल टू यार ओम्स लॉ से I इक्वल टू एप्सिलॉन टी बाय R आ जाएगा, समझ में आया। वहां से एप्सिलॉन टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज आवर एप्सिलॉन टी, ओके, एप्सिलॉन टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन R, दैट इंप्लाई I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय R। एप्सिलॉन नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब क्या, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। तो ईएमएफ का हम लोग अगर ऐसे में लिखे तो क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो गया इसका, और R क्या है यहाँ पे, रेडियस नहीं, R क्या है यहाँ पे, अच्छा ये स्मॉल r ऐसा लिख दिया, क्या लीजिए, ये R क्या है, ये रेजिस्टर है, ओम होगा, तो वोल्ट पर ओम क्या देता है, V इक्वल टू आई, ये क्या देगा, एम्पियर दे देगा, है ना, वोल्ट पर ओम एम्पियर देगा। मतलब अगर इस दो फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, और एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। तो हम लोग अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो हमें जो करंट मिलेगा वो भी क्या होगा, उसका पीक वैल्यू होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे टाइम फंक्शन है I एज फंक्शन ऑफ टाइम t लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। I एज फंक्शन ऑफ टाइम कहने मतलब कि टाइम के साथ वेरी करेगा, ओके, समझ गए। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, वो ईएमएफ अगर बात करें तो ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये इस कॉइल का ईएमएफ कितना जनरेट होगा टाइम के साथ, ये मिल गया हम लोग को। और इस कॉइल में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या मिल गया, कि कितना करंट टाइम के साथ जनरेट होगा। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा, आपको अगर ग्राफ आता है ड्रॉ करने तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई का ग्राफ कैसा दिख रहा है जी, देख लीजिए यहाँ पे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी का ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा,
ठीक है, साइन फंक्शन होगा और यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्लस आइकन देगा, ये पीक वैल्यू है करंट का, और इधर नीचे में क्या होगा माइनस आइकन होगा। ठीक है, पीक वैल्यू मतलब सबसे ऊपर मैक्सिमम क्या है एंड मिनिमम क्या है। मैक्सिमम कितना आइकन मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा माइनस आइकन मिलेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर और इस ये जो एक्सिस है किसका एक्सिस है, ये आपका आई टी का है, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सिस है ये वाला। मतलब आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग करंट मिले, यहाँ पे कुछ अलग करंट मिले, यहाँ पे कुछ अलग करंट मिले, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, फिर नीचे नीचे करंट घटेगा घटेगा, फिर करंट जीरो होगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे में मैक्सिमम मिलेगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस y एक्सिस के अबाउट हमारा जो करंट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ। तो यही तो हमारा एक्सिस होगा किसका, IT का। समझ पा रहे हैं, ये हमारा IT का एक्सिस होगा, जिसमें हम देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग करता है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे क्या करंट होगा इस एक्सिस पे मिलेगा। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा होता है टाइम का एक्सिस। ठीक है, ये टाइम का एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर टाइम का एक्सिस है तो टाइम अगर निकाले हैं तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट करना पड़ता है 2 पाई, और इसको अगर एक साइकिल कंप्लीट करना है मोर देन 2 पाई कंप्लीट करना पड़ता है, तो ओमेगा इक्वल टू जानते हैं 2 पाई बाय टी होता है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने टाइम कितना लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट करने टाइम कितना 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा 2 पाई बाय ओमेगा। हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 2 पाई बाय ओमेगा, इसका आधा t बाय 2। ठीक है, मतलब ये पूरा t लग रहा टाइम एक साइकिल कंप्लीट करने में। आपको एक वन साइकिल पता नहीं क्या होता है, साइनसॉइडल आप सब पढ़े कभी। यहां से अगर फंक्शन जहां पे रिपीट करता है तो वहां बोलते हैं वन साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर t को मैं वन टाइम पीरियड बोल रहा हूं तो t 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ठीक है, तो वहां से आप बोल सकते हैं यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से देखेंगे तो t 2 पाई बाय ओमेगा लगेगा टाइम। अच्छा, यहां तक आधा पहुंचने के लिए कितना लगेगा, तो t बाय 2 उसका टाइम पीरियड आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, उसका आधा से 2 कैंसिल पाई बाय ओमेगा। तो यहां पे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसका भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, किसका एप्सिलॉन का। ठीक है, इसका भी हम लोग का ग्राफ साइनसॉइडल ही बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसमें भी यहाँ पे क्या होगा प्लस एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या होगा माइनस एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा जी यहाँ पे इसका भी टाइम कितना लगेगा, ये पाई बाय ओमेगा बनेगा, और ये कितना बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय ओमेगा, 3 पाई बाय ओमेगा यहाँ पे जाएगा, फिर 4 पाई बाय ओमेगा, ऐसे करके हम लोग का ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, किसका ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट का ग्राफ विद टाइम हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग के घरों में आता है वो कैसा होता है, वो कैसे निकलता है। ये देखिए इसी तरीके से कॉइल क्या होता है, आपके जहां भी हम लोग का एनर्जी हम लोग जहां करंट को जहां प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से कॉइल का अरेंजमेंट होता है और उस कॉइल को रोटेट कराया जाता है किसी तरीके से। जैसे आप बोल सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर करके उसको एक टरबाइन होता है, टरबाइन पे कॉइल, टरबाइन में क्या होता है ब्लेड लगा होता है, ब्लेड। ठीक है, और उस टरबाइन से एक स्पिंडल, एक शाफ्ट होता है मोटा सा, समझिए आयरन का बना हुआ एक ऐसा मोटा सा चीज होता है जो आगे निकल करके इसमें क्या होता है कॉइल को अरेंज किया जाता है और उस कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रखा जाता है। तो इस टरबाइन पे क्या होता है स्टीम छोड़ते हैं तो स्टीम से वो टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन ब्लेड पे जब पड़ता है स्टीम, ठीक है, काफी हाई प्रेशर है और हाई वेलोसिटी से गिरता है, उस टरबाइन को रोटेट करता है। उस टरबाइन रोटेट करने से क्या होता है वो जो कॉइल है वो अपना एंगल टाइम के साथ चेंज करता है और उसकी वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होती है, तो उसकी वजह से इस तरीके से हमको करंट मिलता है इस कॉइल में। ठीक है, इसी कांसेप्ट पे काम करता है पूरा। समझ में आ गया? ओके, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट आपको पूछे कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, एक इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। एक बार ये जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर उसका फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो यह यही बोलेंगे करंट इज डिफाइंड एज द अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट व्हिच
changes its magnitude as well as direction periodically, ठीक है, एक पीरियड के हिसाब से चेंज कर रहा है। ये यहाँ पाई बाय 2 में यहाँ पहुंचा, 2 पाई बाय ओमेगा में यहाँ सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ, फिर उसका 3 पाई बाय ओमेगा में वहाँ, फिर 4 पाई ओमेगा में वहाँ, तो कुछ एक टाइम के हिसाब से पीरियडिकली वो चेंज करता है। समझ में आया? मिटा दे इसको। चलिए यहाँ पे बाकी सब टर्म समझ। अच्छा एक चीज देख लीजिए यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं। अगर कोई पूछे कि ए आई टी क्या है या फिर एप्सिलॉन टी क्या है तो क्या लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। देन आपसे कोई पूछे आई नॉट क्या है या फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है तो लिखेंगे पीक वैल्यू, पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अगर वहां पे ईएमएफ लगेगा तो मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। ओके, और क्या है यहाँ पे? ओमेगा क्या है? इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू आपने लिखा जस्ट 2 पाई बाय टी होता है, ओके, या फिर थीटा बाय टी लिखते हैं। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी से हम लोग क्या मिलेगा? दैट इम्प्लाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इनटू 1 बाय टी लिख सकते हैं। अच्छा 1 बाय टी क्या है? 1 बाय टी क्या हो जाएगा? तो 2 पाई कितना रहेगा? 1 बाय टी हम जानते हैं 1 बाय टाइम पीरियड क्या देता है? फ्रीक्वेंसी। हम लोग को ओमेगा इक्वल टू क्या मिल गया? 2 पाई f, ठीक है। ये रिलेशन एक जरूर पढ़ता है हम लोग इस चैप्टर में, तो इसको याद रखना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। और कैसे है पता चला ना, ठीक है। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ओमेगा को। और क्या बच गया? फाई क्या है? ये है इनिशियल फेज। ये क्या है? इनिशियल फेज है। समझ में आया? सबको समझ में आया? बाकी इसमें भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। और आपसे कोई पीक वैल्यू पूछे, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन हुआ तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा? बी ए ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है? बी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका एरिया कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिल जाता है, ठीक है। वैसे आप करंट के लिए करेंगे तो यहां से आर डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे बी ए डब्ल्यू ओमेगा में, मतलब तो क्या दे देगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट देता है। तो ये चीज आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया ना? अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो हमें उसका जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली क्या वो चेंज करता है, ठीक है। इसके साथ एक और दूसरा एक चीज होता है डीसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि डायरेक्ट करंट का होता है। मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वो, लेकिन डायरेक्शन नहीं करता चेंज, ठीक है। वो अगर जैसे एग्जांपल दे रहा है आपको, इसको मिटा रहा है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। आपको डीसी और एसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं, क्या होता है डीसी और क्या होता है एसी। कुछ ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे और उसको थ्योरेटिकली भी देखेंगे क्या होता है डीसी और क्या होता है एसी। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया है, चाहे एक सर्किट ले लेते पहले हम, ताकि आपको एसी और डीसी बता सके। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो सर्किट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ आर लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी लगा है, ठीक है। ऐसा कुछ एक बैटरी लग गया है जिसमें ए प्लस है ए माइनस है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बैटरी जिसका इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, यहां से कुछ इस तरीके से करंट आई फ्लो करता है, ओके, ठीक है। एक और ग्राफ, एक और सर्किट लेते हैं जिसमें आर रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे है और इसको हम लोग ये कुछ अजीब सी चीज से जोड़ देंगे। ये जो अजीब सा चीज जो दिख रहा है आपको, ये आपका कौन सा है? ये एसी सोर्स कहलाता है। एसी सोर्स को कुछ इस तरीके से हम लोग आज से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसा कुछ चिपटा, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं? चिपटा सर्कल नहीं, चिपटा सर्कल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इलिप्स, है ना।
अंदर एक और जो इंटीग्रेशन का साथ सो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एसी सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इसमें प्लस माइनस हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी जस्ट बोले कि एसी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली होता है ना, ये चेंज करता रहता है हमेशा, चेंजेस पीरियडिकली, ठीक है। इसका डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होता है, मतलब कि अगर किसी टी टाइम में पूरा वो एक रोटेशन होता है, सपोज हाफ टाइम में अगर ये प्लस या माइनस है तो सेकेंड हाफ टाइम में क्या रहता है, ये प्लस या माइनस रहता है। मतलब इसमें अगर मान लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में, सपोज यहाँ पे मैं एसी करंट का जैसे साइंस वे बनाया था, ये इसका 0 है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, सेकंड हाफ साइकिल में पूरा फुल साइकिल हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, प्लस आई नॉट होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस आई नॉट। ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल पे है और इधर लोअर पोटेंशियल पे है। सेकंड हाफ में देख पा रहे हैं कि इसका ये नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा चेंज करता था। फिर अगले हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस, फिर अगले हाफ साइकिल में ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से हमेशा अल्टरनेट अपने आप को चेंज करता था, पीरियडिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके का सर्किट जब दिखेगा तो ये हमारा इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एसी सप्लाई, ठीक है। ये एसी सोर्स है, एसी सप्लाई का सिंबल इस तरीके से होता है। इसमें डायरेक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, हमेशा हर एक पीरियडिकली क्या होता है, अपने आप को इसका डायरेक्शन को चेंज करता था। मतलब इस फर्स्ट हाफ में अगर मान लेते हैं ये प्लस या माइनस करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक। सेकंड हाफ में क्या जाएगा, अगर ये प्लस या माइनस जाएगा तो करंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से फ्लो करने लगेगा, समझ पा रहे हैं। बट इस केस में क्या होता है, डीसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें देख पाएंगे ये प्लस या माइनस है तो हमेशा के लिए प्लस और माइनस जाएगा, करंट हमेशा के लिए ऐसे ही फ्लो करते दिखाई देगा। इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ डायरेक्शन ऐसे हो गया करंट का, फिर सेकंड हाफ में ऐसे हो जाएगा, ऐसे सिर्फ इसमें होता है एसी सोर्स में होता है। हां, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूं आपके लिए, ठीक है, उसमें पूछूं आपसे कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी, तो आप थोड़ा सा पहले अपने आप मन में सोचेंगे कि कौन सा एसी बनेगा कौन सा डीसी, देन मैं बता दूंगा। चलिए, तो जैसे कुछ ग्राफ करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, ये मान लेते हैं टाइम का एक्सिस है और ये मान लेते हैं करंट का है, ठीक है। अगर ग्राफ में कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, I इक्वल टू आई नॉट, तो मुझे बताइए टाइम के साथ आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं, डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब ये एक्स एक्सिस से, अगर एक्स एक्सिस मान लें, वाई एक्सिस मान लें, अगर एक्स एक्सिस से इस वैल्यू, इसका वैल्यू अगर नीचे आए, ठीक है, 0 से नीचे आए, तब तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तब तो डायरेक्शन चेंज करता है। अगर जब तक वो ऊपर है तब तक तो डायरेक्शन चेंज नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी इस समय कांस्टेंट है, तो ये तो कोई बता देगा क्या है, ये कौन सा है ग्राफ, किसका ग्राफ है, डीसी करंट का, ठीक है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ओके, वैसे ही एक और ग्राफ लेते हैं, मान लेते हैं कुछ हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, ये आईटी है, ये वाई एक्सिस से आईटी और एक टाइम पीरियड, टाइम का ग्राफ एक्स एक्सिस से टाइम पीरियड, टाइम को दिखा रहा है एक्स एक्सिस पे, और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ वेरी कर रहा है, मतलब कि करंट चेंज हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे मैग्नीट्यूड, अच्छा ये डीसी ना, इस सोच कर रहे हैं ये भी डीसी है, क्योंकि बताइए इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं ना बार बार कि जरूरी नहीं कि डीसी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो देखिए ना, इसमें भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हर साइकिल में प्लस प्लस है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस हुआ नहीं, उसमें होता है। ये ऊपर नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ ले लीजिए और ये लीजिए, ये आपका ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, टाइम का एक्सिस, ये करंट का एक्सिस। यहां पे देखिए ये प्लस आई नॉट, यहां पे माइनस आई नॉट। आप देख पा रहे हैं एक बार पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नीचे जाएगा नेगेटिव, इस तरीके से अपना ग्राफ चेंज करता है। तो ये कैसा हो जाएगा,
ये एसी हो जाएगा, बट ये क्या है, ये फिर से डीसी करंट है, ठीक है। ये कौन सा है, एसी करंट, समझ में आया, ये एसी करंट और डीसी करंट। इस तरीके से एक और ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा मैक्सिमम, देन फिर से तुरंत मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इस टाइप का जो करंट होगा, ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, ये आई टी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये टी का ग्राफ टी एक्सिस, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये बताइए कौन सा एसी ना डीसी, एसी ना डीसी, ये भी एसी करंट ही है, क्योंकि देखा है एक बार पिक वैल्यू मिल रहा है तुरंत t = 0 पे आई नॉट है हमारे पास, ठीक है। ऐसा कोई कुछ आपका सिचुएशन है कि आप रोटेशन में कुछ ऐसा किए थे उस टरबाइन को और उस चीज को कि जैसे t = जैसे 0 स्टार्ट हो तुरंत, ठीक है, वैसे ही पीक वैल्यू को अचीव कर दिया है, ठीक है। देन फिर टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहा पीक वैल्यू, अचानक से इस टाइम पे तुरंत नेगेटिव का पीक वैल्यू पकड़ लिया, ठीक है। फिर वहां तक कांस्टेंट रहा, फिर पीक वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसलिए एसी सोर्स कराता है, एसी करंट कराता है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ होता है। और भी कुछ दिखेगा, जैसे मान लीजिए, ये लीजिए इस तरीके का, ये भी क्या है, ये एसी का है, और इस तरीके का, इस तरीके का, ये भी एसी का है, ठीक है। समझ गए, एसी डीसी का ग्राफ समझ में आ गया, ओके। अगर ये ऐसा है तो सॉरी, ये किसका है, डीसी का है, ठीक है। ये डीसी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब मैं प्लॉट कर रहा है। तो ग्राफ भी समझ गए, अल्टरनेटिव करंट कहां से आया ये भी समझ गए, उसमें क्या क्या हम लोग सब पैरामीटर जो यूज होता है वो क्या क्या होता है, उसका नोटेशन सब जो था वो सब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, एसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स भी समझ गए। अगर आप एक स्फीयर बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, एलिप्स में अगर एक सांप बना दें तो होता है एसी सोर्स का सिंबल, और डीसी सोर्स तो आपने देखा ही है, जो आपका बैटरी होता है वो आपका डीसी सोर्स कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर अब चलते हैं, कुछ बात डिस्कस करेंगे, कुछ मैथमेटिकल बातें करेंगे, क्योंकि वो हमारे को अभी जरूरत है आने वाले समय के लिए। तो चलते हैं, कुछ बात करेंगे, ठीक है, कुछ बात ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का कुछ बात होगा जिसमें हम लोग बेसिकली करंट जो होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, ठीक है, इसको समझेंगे और क्या होता है उस चीज को समझेंगे। कुछ खास मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने लगूंगा अभी मैं, ठीक है। चलिए, आपको याद भी होगा आप जब इंस्टेंटेनियस करंट लिखते थे, इंस्टेंटेनियस करंट जब लिखते तो क्या लिखते थे, I इक्वल क्या लिखते थे, dq/dt, और जिसमें आपको q एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था, t² + t - 1 सपोज ऐसे कुछ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था q। तो वहां से आप किसी t = 3 सेकंड पे, या फिर t = 5 सेकंड पे, या t = कोई भी टाइम पे आपको कोई करंट पूछता था कि बताइए क्या करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, तो आप यही बता देते थे, इस q का फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते थे टाइम रिस्पेक्ट में, और उस जिस टाइम पे पूछता था उसको आप पुट कर देते थे, तो यही इंस्टेंटेनियस लाता था। अच्छा, अब इसी में आपसे कोई पूछता था कि एवरेज करंट बताइए, तो क्या करते थे आप, क्या करते थे एवरेज करंट के लिए, एवरेज करंट के लिए क्या करते थे आप, I एवरेज इक्वल टू लिखते थे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, मतलब पूरे टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो किया उस सर्किट में अपन टोटल टाइम कर लेते थे, तो अपन लोग को क्या मिलता था, एवरेज करंट मिलता था, ठीक है। इसी दोनों में कुछ एक चीज हम रिलेट करेंगे और उसको आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग को I एवरेज निकालना होगा, सपोज कीजिए, तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से इस जगह से I = dq/dt से, क्या यहाँ से इक्वेशन मान लीजिए, क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि dq = I dt, और हमें क्या चाहिए, किसी 0 से मान लीजिए 5 सेकंड में कितना
कितना सपोज एक सर्किट हमारे पास है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगा दिया मैंने, क्या रेजिस्टेंस है यहाँ से 10 वोल्ट लगा दिया, कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक करंट जाएगा तो ऑब्वियसली करंट कहाँ होता है, चार्ज को करता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर एवरेज करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 0 से 5 सेकंड में, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 0 से 5 सेकंड बताइए कितना करंट फ्लो किया, एवरेज करंट कितना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 पे कितना है चार्ज, 0 पे मान लेते हैं, कुछ भी आपने स्विच ऑन नहीं किया, जस्ट स्विच ऑन किया, उसमें करंट कितना है, चार्ज कितना फ्लो किया 0, और 5 सेकंड में निकालेंगे तो क्या Q इज इक्वल टू, आप 5 सेकंड में कितना फ्लो किया, ठीक है, उसको निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन दिया रहेगा Q के टर्म में, आपको इक्वेशन दिया रहेगा Q इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 2T माइनस 1 सब कुछ ऐसा कर दिया रहेगा, तो Q T के जगह 5 को करेंगे तो टोटल चार्ज 5 सेकंड में कितना फ्लो किया वो मिल जाएगा। फिर आप क्या करते थे, फाइनल वैल्यू को इससे माइनस करते थे, ट्रीटमेंट स्टूडेंट करते थे, एवरेज निकाल देते थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम टोटल चार्ज निकाल लें और टाइम से टोटल टाइम डिवाइड कर दें तो हम लोग का एवरेज मिल जाता है। टोटल चार्ज पर टोटल टाइम का एवरेज बोलते हैं ना जी, ओके। तो यहां से अगर मैं dq इक्वल टू I दिया है और टोटल चार्ज निकालना है, फाइंड टोटल चार्ज, तो कितना रहेगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, क्या अगर मैं dq को इंटीग्रेट कर दूं पूरे उस टाइम के लिए, dq को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन लगा दिया जाए इस पे पूरे टाइम 0 से t के लिए, 0 से q के लिए, 0 टाइम पे 0 चार्ज एंड t टाइम पे q चार्ज, अगर इसके बीच में अगर इंटीग्रेशन डाल दें तो क्या हम लोग के टोटल चार्ज दे देगा, समझ में आ रहा है क्या हमें, अच्छा ये क्या होता है q2 q1 by t2 t1, ठीक है। अगर t1 इक्वल टू 0 है और उस समय q1 0 है तो हम लिख सकते हैं q2 by t2 या फिर q by t, है ना। टोटल आई प्लस तो ऐसे निकालते हैं ना, अगर t इनिशियली आपका 0 0 है, t इक्वल टू 0 पे q1 0 है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला आई प्लस को q by t में लिख सकते हैं ना। तो क्या इस q को, एक q क्या होता है, टोटल चार्ज जो उस टाइम में फ्लो किया, t टाइम में फ्लो किया, तो हम लोग यहां से टोटल चार्ज निकालना हो तो इस तरीके से निकाल के यहां रख सकते हैं, q की जगह हम रख सकते हैं कि I dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, और ये टोटल टाइम जो t है उसका इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको dt को 0 से t इंटीग्रेट कर दूं तो वही तो t देगा ना, dt का इंटीग्रेशन कितना t मिलता है, और लिमिट सेट करेंगे 0 से t तो क्या जाएगा t - 0, t ही तो देगा, तो t को हम लिख सकते हैं dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, समझ रहे हैं। तो हम लोग I एवरेज को क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t अपॉन dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, क्लियर है। कैसे लाया समझना है, I इंस्टेंटेनियस आपको पता था dq इक्वल टू I dt, ठीक है, और यहां से आपने dq इक्वल टू I dt लिखा तो यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे तो dq क्या देगा, आपको टोटल चार्ज देगा, एक q दे देगा, क्योंकि 0 से q करेंगे तो dq का इंटीग्रेशन q, और लिमिट लगेगा 0 से q, तो q - 0 कितना, q - 0 कितना देगा, q देगा, ये तो अपना टोटल चार्ज है, ये तो चाहिए था हम लोग को एवरेज करंट निकालने के लिए। तो I एवरेज कैसे निकल जाएगा, I dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t अपॉन dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, क्लियर है। अब यहां पर अगर I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, I करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता हो, तो यहां से आप क्या एवरेज करंट होगा बता सकेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। I इक्वल टू सपोज दे दिया हो टाइम एज ए फंक्शन टाइम t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से I इक्वल टू आपको दिया हो फंक्शन, और आपसे 0 टू मान लीजिए 4 कुछ देके कितना करंट हो किया, कितना सॉरी एवरेज करंट क्या हो किया, तो आप इसे निकालोगे, इस फंक्शन को यहां पुट करोगे, इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके आप लिमिट सेट कर दोगे, लिमिट डाल करके फिर आप वैल्यू निकाल दोगे कि कितना एवरेज करंट होगा इसका, क्लियर है। कैसे एवरेज करंट निकालते हैं, क्लियर हो गया सबको, फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। इसी चीज का एक्चुअली इसको बताने के पीछे कारण था, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, किसी भी जनरल फॉर्मूला मैं बात करूं, जनरल फॉर्मूला GNERL, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज वैल्यू को कभी कभी लोग मीन वैल्यू बोलते हैं, एवरेज बोलिए चाहे मीन बोलिए, दोनों बात क्या होता है, सेम होता है, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। जनरल फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू कैसे होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं कोई भी फंक्शन f एवरेज निकालना हो, f एवरेज निकालना क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका,
एफ डी टी का फ्रॉम 0 टू टी अपॉन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ये है किसी भी कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं आप। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको एवरेज पावर निकालना, ठीक है, आपको एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं हमको यहाँ पे पी एवरेज निकालना, एवरेज पावर। अच्छा, एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम होगा जी। अच्छा, पी इंस्टेंटेनियस बात करें या फिर हाँ इंस्टेंटेनियस बात कर लीजिए, पी मैं पी को इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूं, तो पी इक्वल टू क्या बन जाएगा? जैसे आई को आई इक्वल टू डी टू बाई डी टी, मैं पी इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू बाई डी टी, पावर इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, उसी को पावर बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहां से क्या आएगा? फिर देखिए डी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा? पी डी टी। आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू, ये आपको टोटल वर्क डन दे देगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये तो आपको चाहिए डब्ल्यू बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू t। t को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम w की जगह क्या लिख सकते हैं? w की जगह लिखेंगे p dt, उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। इसको लेकर आप पुट कर लीजिए, तो p एवरेज कैसे निकल जाएगा? w की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी, w की जगह क्या लिखा जाएगा जी? w की जगह लिखा जाएगा आपका p dt, उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t बाय dt फ्रॉम 0 टू t। ये आपका क्या है? p एवरेज हो गया। p एवरेज है, p मीन बोल लीजिए, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम ही कहलाता है। दिख रहा है वहां तक? थोड़ा सा ओके, थोड़ा आप उसको नहीं देख पाएंगे ना, नीचे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। हम लिखे थे p एवरेज या फिर p मीन इक्वल टू लिखे थे टोटल वर्क डन बाय टाइम t, और यहां से आप देखेंगे टोटल वर्क कितना है? p dt आएगा, p dt फ्रॉम 0 टू t, और t क्या होता है? t जो टोटल टाइम होता है क्या होता है? टोटल टाइम को dt से, अगर dt को 0 से t कर देंगे तो टोटल टाइम देगा। ये आपका बन गया किसके लिए? एवरेज पावर के लिए। सिमिलरली क्या अगर मैं कोई पूछे आपसे कि बताइए ईएमएफ के लिए क्या लिख देंगे? अगर एवरेज ईएमएफ कोई पूछे, एब्सोल्यूट एवरेज या फिर एब्सोल्यूट मीन बोल लीजिए, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे जी आपको? इसका लिखाएगा फ्रॉम 0 टू t एप्सिलॉन dt। अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन क्या है? i क्या है? ये i क्या है? पीक वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस। अच्छा, मैं अगर i को ऐसे लिखूं तो कोई तकलीफ है? it वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है, i इज फंक्शन ऑफ टाइम t, इंस्टेंटेनियस या फिर सिंपली i लिख सकते हैं। तो कोई अगर i यहां पे एप्सिलॉन t लिख दे तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? एप्सिलॉन मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल रहा हूं, एप्सिलॉन dt अपॉन डिवाइडेड बाय कितना जाएगा? dt फ्रॉम 0 टू t। ये आपका मीन वैल्यू ऑफ क्या हो गया? किसका मीन वैल्यू हो गया जी? ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो आप अब आपसे कोई पूछे मीन वैल्यू कैसे निकालना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालना, तो एवरेज या मीन वैल्यू किसका? ईएमएफ का या फिर करंट का कैसे निकालना, तो आप निकाल लोगे ना, कोई तकलीफ नहीं होगा ना। चलिए अब कुछ चीज आपसे और एक दो बात कर लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आएंगे एवरेज वैल्यू पे वापस। एवरेज वैल्यू निकालना होता है मुझे, हम उसको निकालेंगे। कुछ बात कर लेते हैं आपसे, कुछ चीज पूछ लेते हैं। एवरेज वैल्यू निकालना है, अगर मान लीजिए कोई एक ग्राफ दूं मैं आपसे, अब पूछूं उसमें एवरेज वैल्यू, ठीक है, या फिर मीन वैल्यू जो भी बोल लीजिए, तो कितना कितना होगा, कैसे कैसे होगा, उसको थोड़ा आप बताएंगे, ठीक है? तो चलते हैं, आपसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू के ऊपर। क्वेश्चन लेते हैं सपोज ऐसा, एक ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो स्क्वायर वेव था ना, स्क्वायर, इसको स्क्वायर वेव भी बोलते हैं लोग, नाम सुन लीजिए आपसे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे मैक्सिमम रहेगा, देन तुरंत मिनिमम पूछा जाता है, फिर तुरंत मैक्सिमम पूछा जाता है, फिर तुरंत मिनिमम का जाता है। इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं। ये 0 है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना दिया है, सपोज आपको दिया है 3 एम्पियर, यहाँ पे -3 एम्पियर,
ठीक है, ओके। यहां पे ये कौन सा टाइम हो गया, मान लेते हैं ये 1 सेकंड में यहां पहुंचा है, ये 2 सेकंड में यहां पहुंचा है, ये 3 सेकंड हो गया, आगे 4 सेकंड होगा, ठीक है। 1 साइकिल क्या होता है, 1 साइकिल 1 टाइम होता है जिसमें ग्राफ अपने आप को जो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे वो 1 साइकिल कहलाता है। तो ग्राफ कहां से रिपीट कर रहा है, यहां से चला नीचे आया, यहां से चला, फिर से जब ऐसे चलेगा वहां से रिपीट हो जाता है, यहां चला नीचे आया, यहां चला यहां तक पहुंचा, अब फिर रिपीट किया, मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो हम लोग हुआ ये 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा कराता है फुल साइकिल और ये कराता है हाफ साइकिल। यहां से यहां तक कराएगा हाफ साइकिल और यहां से यहां कराएगा फुल साइकिल, समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे यहां पे और एक बात कर लेते हैं आपके लिए, ये देखिए ऐसा होगा साइनसॉइडल ग्राफ होगा और आगे तक करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, इसमें फुल साइकिल कहां पे होगा, ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे, यहां से ऐसे चला था इस तरीके से ऊपर गए, तो फिर जब जिस जगह ऊपर जाएंगे ना वहीं इस आने वाले रास्ते में जिस जगह पे फिर से ऊपर जाएंगे वहां पे 1 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, वहां होता है 1 साइकिल। तो यहां से चले ऊपर गए, फिर नीचे आए मैक्सिमम तक, फिर मिनिमम आए, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ 0, फिर 0 से अब देखिए यहाँ 0 से ऊपर गए, अब यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा है। तो ये जो हुआ इतना, ये जो हुआ यहां से लेकर के यहां तक, ये 1 साइकिल कहलाएगा। 1 साइकिल बोल लीजिए फुल साइकिल, और इसी में हाफ साइकिल कहां से होगा, तो इतना कहलाएगा हाफ साइकिल। ये आपका इतना जो है ये हाफ साइकिल होता है, हाफ साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल फुल साइकिल कोई बोले तो समझ में आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, और इसमें आई एवरेज या फिर आई मीन, जिसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कुछ ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन जो दिखता है ना, उसके अंदर अगर आई लिख दे कोई तो समझ जाइएगा कि ये आई एवरेज या फिर आई मीन का बात कर रहा है। ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो दिखता है, ठीक है, अगर इस तरीके का आप देखिएगा तो आप समझ जाइए कि ये आई एवरेज यहां पे लिखा गया है। इस ग्राफ में मैं पूछूं कि एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू बताइए पूरे टाइम के लिए, अगर टाइम एक्सिस है इनफिनिटली बहुत ऊपर जाएगा, तो मुझे आप एक चीज बताइए, अगर यहां पर हम बात करें पूरे टाइम के लिए जो एवरेज का वैल्यू होगा, क्या 1 साइकिल के लिए जितना एवरेज वैल्यू होगा वही चीज फिर से हम लोग पूरे साइकिल के लिए होगा? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, यहां से एक चीज और समझा रहे हैं आपको, सुनिए अच्छे से, ठीक। मान लीजिए यहां पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया ऊपर में है एक्स एक्सिस से और ये नीचे में है, मतलब ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। मान लेते हैं इसका एरिया है सपोज 10 मीटर स्क्वायर और इसका ये साइनसॉइडल है, मतलब ये भी मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है, बट चूंकि नीचे में है, ठीक है, मैं इसका एवरेज पूछूं तो कितना आएगा, एवरेज अगर इसका पूछा जाए कितना आएगा, आपको एवरेज पता है कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं दिस प्लस दिस बाय 2, तो 10 प्लस माइनस 10 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? तो ये तो 0 हो जाएगा, क्लियर है? वैसे ही अगर मैं बोलूं नहीं यहां से यहां तक नहीं, मुझे यहां से यहां तक एवरेज चाहिए, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये फिर से नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम लोग एवरेज निकालने में क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 बाय 4, 0 बाय 4 0। अगर ऐसे और रिपीट करते रहे हम लोग, ठीक है, फुल साइकिल के लिए अगर मैं पूछूं, फुल साइकिल के लिए मैं पूछूं कि एवरेज निकालो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना पूरा इनफाइनाइट टाइम के लिए जो एवरेज आएगा, अगर सिंगल साइकिल के लिए निकाल दे तो क्या उसके बराबर हो जाएगा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ये पूरे टाइम के लिए जो हमारा ग्राफ चला है उसका जो वैल्यू आएगा एवरेज, क्या अगर मैं सिंगल साइकिल के लिए निकाल दूं, सिंगल साइकिल के लिए अगर निकाल दूं, क्या उस एवरेज उसका जो एवरेज वैल्यू होगा क्या उस इनफाइनाइट टाइम के एवरेज वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं? तो अगर कोई पूछे इस ग्राफ का एवरेज निकालिए, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक साइकिल को निकाल दीजिए, उसका जो आंसर आएगा बोल देंगे इस
ग्राफ का पूरा एवरेज वैल्यू इतना ही होगा। बात समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से अगर आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आता जाएगा, जीरो आएगा, जो कि आपको या आप सिंगल साइकिल से भी देख सकते थे, वहां से भी देख लिए थे कि हाँ यहाँ तो 10 ऊपर के नीचे कट गया। ठीक है, एक एग्जांपल दिए, इसको आप कुछ एसी करंट से मत जोड़ लीजिएगा कि 10 मीटर स्क्वायर कहीं कुछ एरिया से एसी करंट नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर एवरेज वैल्यू कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, सर बताइए? आई एवरेज कैसे निकलेगा? ऊपर में 3 एंपियर, नीचे में -3 एंपियर। तो ये पूरा साइकिल के लिए यहां तक के लिए, ठीक है, सर यहां तक के लिए ये साइकिल के लिए पूरा कितना आएगा आपका वैल्यू, एवरेज वैल्यू? ऊपर में 3 माइनस नीचे में -3 कट के 0, मतलब फुल साइकिल के लिए अगर बात करूं, फुल साइकिल पे आई एवरेज कितना आ जाएगा? ये सब जितना आप चल रहा है फुल साइकिल की बात चल रहा है, समझ रहे हो ना? ये सब कितना है? फुल साइकिल, सब लिख दे रहे हैं मतलब में, ये सब जितना आंसर जो भी आंसर आएगा ये कितना आएगा? 0 आएगा। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3 ऊपर -3 नीचे, 3 - 3 0। ठीक है, अच्छा अगर यहां पे आपको पूछ दे आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, या फिर ऐसा करके हाफ साइकिल लिखते, ये कितना आएगा? ये भी 0 आएगा क्या? इसके लिए इस ग्राफ में अगर देखें तो हाफ साइकिल कहां पर है? ये वाला, ठीक है, इसका हाफ साइकिल वैल्यू कितना आएगा? सिर्फ 3, ठीक है, 3 एंपियर। समझ पा रहे हैं? ये आपका 2 सेकंड में फुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हाफ साइकिल कितना होगा? 1 सेकंड में, 1 सेकंड के करस्पॉन्डिंग होगा कितना वैल्यू आ रहा है? 3 एंपियर आ रहा है। ठीक है ना, समझ गए बात? ओके, इस तरीके से यहां पे एक चीज जरूरी से बताना कि अगर कोई ग्राफ में आपसे पूरे ग्राफ का पूछे कि फुल साइकिल का बताइए, सॉरी पूरे ग्राफ का एवरेज वैल्यू बताइए, आइदर करंट भी हो सकता है, यहां पे आपका अगर मैं एम्पीयर देकर तो वोल्ट लगा देता हूं, ईएमएफ के लिए होता था। ठीक है, दोनों का तरीका सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए इतना चीज ध्यान रखेंगे, अगर कोई इस ग्राफ का पूछे कि एवरेज वैल्यू बताओ, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक फुल साइकिल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा उसके पूरे होल ग्राफ के लिए वही आंसर होगा। ठीक है, वो चीज आप समझ गए। हाँ, आपको हाफ साइकिल के लिए कोई पूछे कि हाफ साइकिल का आंसर कितना होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो होगा उस निकाल लेंगे, आपको हाफ साइकिल मिल जाएगा। तो वही अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं कि किसी हम लोग का अगर मान लीजिए एसी करंट, ठीक है, कहीं फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो उसका फुल साइकिल में कितना क्या बोलते हैं, एवरेज करंट आएगा, हाफ साइकिल में कितना एवरेज करंट आएगा, ठीक है, या फिर फुल साइकिल में कितना ईएमएफ होगा, या फिर हाफ साइकिल में कितना ईएमएफ होगा, उसको अभी हम लोग निकालने जाएंगे, उसको देखेंगे कितना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इतना जानेंगे कि अगर हम लोग किसी एसी आपको एसी अल्टरनेटिव करंट कोई दिया है कहीं सर्किट में, और आपका उसको फुल साइकिल पूछे, क्या होते हैं यार, एवरेज करंट, सॉरी एवरेज करंट पूछे या फिर एवरेज वोल्टेज पूछे ईएमएफ मतलब, तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि अगर आप फुल साइकिल के लिए निकाल देंगे, ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए एंड हाफ साइकिल के लिए आप अगर उसका वैल्यू निकालेंगे तो आप बोल सकते हैं कि पूरे साइकिल के लिए पूरा, अगर होल साइकिल का बात करें तो वही आंसर होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर कोई पूरा पूछे, कोई आपको एसी सर्किट दिया हुआ और उसमें करंट कुछ फंक्शन दिया हो, आई फंक्शन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दिया हो, और आपसे पूछे कि इसका एवरेज बताओ, क्या करना है आपको बस फुल साइकिल के लिए एंड हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे, तो पूरे साइकिल के लिए पूरा मतलब कि कह सकते हैं पूरे ग्राफ के लिए, ठीक है, पूरे टाइम के लिए उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो वही होगा। ये बात का रियलाइजेशन सबको हो गया ना? ठीक है, चलते हैं बात करेंगे मीन करंट और एवरेज करंट। ठीक है, किसका I = I0 sin ओमेगा t। इनिशियल पे हम लोग 0 मान लेते हैं, फाई ऐड हटा देते हैं, फाई 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर मीन वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना होता है, हाफ साइकिल के लिए एंड फुल साइकिल के लिए निकाल लेंगे, वो जितना फुल साइकिल का आंसर आएगा वो पूरे साइकिल के लिए पूरा जितना भी उसका ग्राफ होगा उसके लिए वही आंसर होगा, हाफ साइकिल के लिए जो निकालेंगे उसका जो होगा वैल्यू उसके पूरे ग्राफ के लिए वही वैल्यू होगा। आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप जानते हैं,
ये इसका ग्राफ होगा इस तरीके से, ठीक है। आगे तक यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं आई टी, आई ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये टाइम का एक्सिस है, ठीक है। टाइम भी आप दिखा सकते हैं ओमेगा बाई पाई, सॉरी क्या हो गया था, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ओके, वो हटाइए साइड कीजिए। हम लोग क्या करना है, चलिए ये चीज तो समझ गए ना, ये 0 है, ये हाफ साइकिल काम कर रहा है पाई बाई ओमेगा पे, ठीक है। और फुल साइकिल काम कर रहा है 2 पाई बाई ओमेगा पे। तो फुल साइकिल अगर कोई पूछे तो कहां से कहां आपको रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आते हैं बाद में फिर। हां, एवरेज करंट आई एवरेज या फिर आई मीन टू से क्या, आई मीन टू से क्या, ये वाला किसके लिए, फुल साइकिल, फुल वाला साइकिल जो होता है उसको बोलते हैं फुल साइकिल, ठीक है। क्या लिख देते हैं जी, इसका फॉर्मेट कैसा बनता है, 0 से t i dt अपॉन dt, है कि नहीं, 0 से t। i जैसे फंक्शन ऑफ टाइम भी कैसा दिया, i नॉट साइन ओमेगा t। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे i के जगह पे कितना पुट करना है, i नॉट साइन ओमेगा t। फुल साइकिल निकाल रहा है ना, इस ग्राफ में फुल साइकिल कहां से कहां कंप्लीट हो रहा है। टाइम अगर पूछूं कहां से कहां तक फुल साइकिल है तो क्या बोलेंगे, अगर आप इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाय ओमेगा कर देते हैं तो आपने क्या मिल जाएगा, आपने फुल साइकिल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से लेकर के 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना पड़ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपका फुल साइकिल का है। ये लिमिट सेट होगा फुल साइकिल के लिए, डिवाइडेड बाय dt फ्रॉम 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ गया ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कोई चाहे तो इसको यहाँ पे अगर टाइम को कैपिटल टी ले, फुल साइकिल को कैपिटल टी ले ले, वन फुल साइकिल को कैपिटल टी ले लेता है कि 1 कैपिटल टी में अगर फुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं t/2 हाफ साइकिल के लिए। तो आप यहाँ से 0 से कैपिटल टी भी पुट करके देख सकते हैं, कोई उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैंने क्या किया है, इसको ऑलरेडी ओमेगा इक्वल टू, यहां से जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, वहां से मैं टी को ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। टी को 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दिया मैंने फुल साइकिल के लिए। तो जहां जहां टी होगा वहां पे मैंने क्या पुट कर देना है, 2 पाई बाय टी पुट कर देना है। ओके, चलते हैं इसको, अब इस इंटीग्रेशन को तो आप कर ही लेंगे, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बताइए। यहां से क्या हो जाएगा जी, इसके बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट आ जाएगा बाहर, वो तो पीक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, आई नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन पड़ेगा किसका, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा sin ओमेगा t। अच्छा, आंसर कितना होगा सबको पहले से बताइए, तो बिना सॉल्व किए आंसर कितना आएगा, ये कितना आएगा, t फ्रॉम 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई नॉट sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, माइनस cos ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिवाइड होता है कितना, ओमेगा, और नीचे में क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे में आपका वैल्यू कितना रहेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, तो मतलब 2 पाई बाय ओमेगा निकलेगा, तो ओमेगा की जगह ऊपर और 2 पाई रहेगा नीचे, सही किया ना। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये कैसे क्या दिखाया मैंने यहाँ पे। तो इसको t को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेकर 2 पाई ओमेगा आएगा, ओमेगा की जगह ऊपर 2 पाई रहेगा नीचे, ठीक है। और इसको अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ओमेगा बाहर निकाल सकते हैं आप, यहां से ओमेगा बाहर ले जाइए, आई नॉट ओमेगा बाय 2 पाई इनटू 1 बाय ओमेगा, और लिमिट से तो कहां से कहां तक, माइनस cos, अच्छा 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा, यहां मैंने लिमिट डालना है, 2 पाई बाय ओमेगा cos ओमेगा t फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, यहां से आगे बढ़ेंगे क्या जाएगा, आई नॉट बाय 2 पाई, लिमिट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, माइनस cos ओमेगा t के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पाई ओमेगा, यही तो हम लोग का वेरिएबल था। तो 2 पाई बाय ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ माइनस cos लोअर लिमिट कितना है, 0, तो cos 0
इसको सॉल्व करने से कितना आएगा जी आंसर? देखिए आई नॉट बाय 2 पाई, अंदर बनेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा कट दो, cos 2 पाई पे कितना रहता है? cos 2 पाई पे कितना वैल्यू देता है जी? 1 ना, ठीक है, cos 2 पाई पे 1 देता है, सही है, हाँ सही है। फिर जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो cos 2 पाई कितना कितना रहेगा? 1 और माइनस बाहर में तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस cos 0 पे कितना देता है? 1 देता है, तो -1 और ये माइनस ये +1, तो -1 + 1 हो गया कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा का पूरा आंसर कितना हो गया? 0। वो तो हम पहले जानते थे, हम तो जानते थे कि यहाँ पे ऊपर में जितना है नीचे में उतना ही है, ये दोनों एवरेज वैल्यू निकल के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या मिला? फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना निकल के आता है? 0 निकल जाता है। कैसे निकल सकता है? आप एक बार क्या करेंगे, 0 से कैपिटल T और T/2 में भी देखेंगे। फुल साइकिल के 0 से कैपिटल T पुट करेंगे, 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T पुट करके एक बार आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे आता है आंसर, ठीक है। अगर कर पा रहे तो सही, ये समझ गए, वो नहीं आता है तो ठीक है, इसको फॉलो कर लेंगे, क्लियर है। चलिए फुल साइकिल के लिए हम निकाल लेते हैं, एक फुल हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं हम क्या चीज? मीन वैल्यू। इसको हटाते हैं आप, हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू देखिए कितना से कितना लिमिट डालेंगे? 0 से कितना? 0 से पाई बाय ओमेगा पुट कर देंगे बस। इसका कैसे हम लोग लिखते हैं? 0 से पाई बाय ओमेगा, हाफ साइकिल के लिए पाई बाय ओमेगा होगा ना जी, यही तो अपना हाफ साइकिल, यहां से आप यहां तक का, यही तो अपना हाफ साइकिल है ये वाला, अब फुल साइकिल यहां से यहां तक का था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बढ़िया, वेरी गुड। ये भी हो जाएगा कितना? 0 से पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। अच्छा, इसको आगे बढ़ने लेकर के आई की जगह पे कितना पुट करेंगे? ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, हमें कितना दिया? आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी यहां लिख देंगे, समझ में आ रहा है? यहां पे dt लगा देंगे, यहां पे 0 से पाई बाय 2 ओमेगा लिख देंगे, फिर नीचे में डिवाइड कर देंगे, फिर dt को डिवाइड कर देंगे, फिर लिमिट लिख देंगे पाई बाय ओमेगा। कोई तकलीफ है? नहीं है। और आगे तक बढ़ जाएं, फिर यहां से क्या हो जाएगा? आई नॉट आ जाएगा बाहर, लिमिट सेट होगा 0 से पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी dt होल डिवाइडेड बाय, अच्छा dt का इंटीग्रेशन लगा देते हैं तुरंत, dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना रहेगा? 0 से पाई बाय ओमेगा। वहां से यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा जी? आई नॉट तो फिर से बाहर ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लगा देंगे जल्दी से, माइनस cos ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का हम लोग इंटीग्रेशन करते नीचे आ जाए तो ओमेगा बन जाता है, लिमिट सेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा, और नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? 1 बाई, मैं 1 बाई लिख रहा था कि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, आप चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो इसके नीचे लिख सकता है कोई बंदा चाहे तो। मैं 1 बाई नीचे यहां लिख रहा हूं, टी चलेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगा पाई बाय ओमेगा -0। अच्छा, ये पाई बाय ओमेगा -0 तो पाई बाय ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, पाई है नीचे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे देख लीजिए आप, स्टेप और एक स्टेप कर लेंगे आप, हम एक ही स्टेप में निपटा दिए हैं, आप अपने लिए एक स्टेप कर लेंगे तो ओमेगा बाय पाई बन जाएगा ना नीचे वाला वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन है ना? नहीं है, नहीं है। आगे बढ़िए, फिर नहीं है तो आई नॉट रहेगा, लिमिट इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इस ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, यहां पर जाएगा क्या चीज? ये जगह बाहर आएगा ओमेगा, कांस्टेंट ना बाहर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये जगह ओमेगा बाय पाई। अच्छा, अब यहां पे डालिए, लिमिट सेट कराइए, लिमिट अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट डालिए तो माइनस cos ओमेगा टी की जगह कितना? पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, अब फिर क्या हो जाएगा? माइनस cos 0, ठीक है, क्योंकि टी की जगह कितना जाएगा? 0। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। ओमेगा से ओमेगा मर गया, आई नॉट बाई पाई हो जाएगा, ये जगह कितना? ओमेगा से ओमेगा फिर से गया, cos पाई कितना होता है? cos पाई -1, माइनस प्लस बाहर से है, फिर भी एक स्टेप कर देते हैं, आपको अभी बच्चे हैं ना, समझते नहीं है आप लोग। cos 0 1, फिर से जाएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? a माइनस प्लस बन जाएगा, a माइनस प्लस बन जाएगा, टोटल सूत्र कितना आएगा? 2i0 बाय पाई। आई मीन का वैल्यू फॉर हाफ साइकिल कितना जाएगा जी? ये हाफ होगा, यहां हाफ लिख लीजिएगा, ठीक है, हाफ साइकिल लिखे हैं मैंने, हाफ साइकिल कितना आएगा जी? 2i0 बाय पाई, क्लियर है? हाफ साइकिल पर एवरेज वैल्यू कितना आएगा हाफ साइकिल के लिए? 2i0 बाय पाई, ठीक है, जो इसी सप्लाई में घर आता है उसके लिए हाफ साइकिल वैल्यू कितना आता है? 2i0 बाय पाई। i0 क्या होता है? पीक वैल्यू, पाई क्या होता है? पाई का बताइए, पाई क्या होता है? पाई कुछ नहीं होता, पाई होता है 2 क्या होता है? 2 क्या होता है? 2 होता है 2i0 बाय पाई। तो एवरेज वैल्यू निकल आ गया हाफ साइकिल के लिए भी,
चलिए, सबको दिख रहा है यहां तक? ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, उसको भी हम एज ए होमवर्क देते हैं आपको, एक बार ट्राई करके आएंगे ताकि हमारी बात समझ जाएगा। आरएमएस वैल्यू करेंगे, उसको भी मैं आपको बता देता हूं फॉरवर्ड, ताकि एक बार ट्राई कर सके आप। आरएमएस वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जैसे हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू जैसे निकाले वैसे हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे और इसमें लिखेंगे आई आरएमएस। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं यहाँ पे, जैसे हमने आई एवरेज निकाला, आई एवरेज जैसे निकाला, आई मीन या फिर आई एवरेज जैसे बोल लीजिए, वैसे आप निकाल सकते हैं क्या चीज, एब्सोल्यूट एवरेज या फिर एब्सोल्यूट मीन फॉर वही क्या, ये हाफ एंड फुल साइकिल जैसे निकाले, ये जस्ट निकाला लिखा है, इसके लिए वैसे ही हाफ एंड फुल साइकिल वैसे होता है, क्योंकि आप जैसे आई का क्या लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे एब्सोल्यूट का क्या लिखा है, एब्सोल्यूट नॉट साइन ओमेगा टी। बाकी कैलकुलेशन तो सेम रहेगा ना जी, बाकी सब तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको आई एवरेज जैसे लिखते थे आई dt 0 से t बाय dt, वैसे आप अगर लिखेंगे इसके लिए एब्सोल्यूट एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, या फिर मीन क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट dt फ्रॉम 0 टू t बाय dt। बात समझे ना? तो आपका आंसर वही आएगा। अगर फुल साइकिल की बात करें, एब्सोल्यूट फुल साइकिल में कितना आएगा जी, एवरेज फुल साइकिल में क्या आ जाएगा, फुल साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, और एब्सोल्यूट एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना आ जाएगा, ये होता है 2 एब्सोल्यूट नॉट बाय पाई, ठीक है। आप इसको भी निकालेंगे, अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है, 2 एब्सोल्यूट बाय पाई सॉल्व करेंगे, इसको अपने से ट्राई करेंगे जी, ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, बात करेंगे आरएमएस पे। आरएमएस वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं। आरएमएस देखिए क्या होता है, ऐसे लिखते हैं आईआरएमएस, पढ़ते कैसे हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो करंट हम लोग दिया था अभी I = sin ओमेगा t, ये जो दिया है वो करंट, जो काम हम लोग करंट में करेंगे वही काम हम लोग ये में कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आईआरएमएस क्या लिख देंगे, आईआरएमएस इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो आई का स्क्वायर कर देते हैं, उल्टा करेंगे, फिर क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, ये होता है मीन निकालने का तरीका, ठीक है, ये होता है मीन निकालने का तरीका। किसी चीज का मीन निकालने का तरीका भी आप बताए थे ना, जस्ट ऐसे कर लेंगे तो आपको मीन निकल जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे, देन ऐसे 0 से t लिमिट सेट करके dt के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dt करके हम लोग मीन निकाल लेंगे, और देन क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रूट डाल देंगे, यही देता है आईआरएमएस का वैल्यू, ठीक है। इसमें भी हम लोग हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल के निकालेंगे, और यहाँ पे एक चीज देखेंगे, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, हाफ साइकिल का निकालेंगे या फुल साइकिल निकालेंगे, आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हाफ साइकिल फुल साइकिल जिसमें डाल सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ से अब निकालने का तरीका सीखिए कैसे करेंगे आप ट्राई करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। इसको स्क्वायर पे इधर लाएंगे, पहले इसको स्क्वायर को पहले इधर लाएंगे, तो ये जाएगा आईआरएमएस का होल स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा आई स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t बाय dt फ्रॉम 0 से t। फिर यहां पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अरे आई स्क्वायर दे तो आई का स्क्वायर कर लेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां पर पड़ जाएगा, 0 से मान लेते हैं पाई बाय ओमेगा, और यहां पे पड़ जाएगा एक चीज, फिर से वही dt का क्या t कर देंगे, ये तो नीचे वाला कुछ भी नहीं है, वैसे ही रहेगा 0 से पाई बाय ओमेगा। अब यहां पे ये चीज सॉल्व करना है आपको, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में रहेगा sin स्क्वायर ओमेगा t dt। sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसको कैसे यूज करेंगे, आपको याद रखना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इस वाले से यहां से आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा बाय 2, इसी चीज को यहां पे रिप्लेस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थीटा के जगह यहां पे क्या दिख रहा है, ओमेगा t दिख रहा है, तो यहां पे cos, जैसे मैं यहां लिखता हूं cos, अगर हम लोग को दिया होगा 2 ओमेगा t, तो कितना लिखाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। यहां sin स्क्वायर ओमेगा t निकालेंगे, 1 - 2 sin cos 2 ओमेगा t बाय 2, उसका इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे। आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दिया गया है, आपको नॉलेज है इसमें, ठीक है।
उसका आंसर कितना आएगा निकाल कर आएंगे। ओके क्लियर है। लास्ट में क्या करेंगे, ये जो 2 हम लोग रखेंगे, जो आंसर आएगा उसमें स्क्वायर रूट डाल देंगे, वही आपको आरएमएस वैल्यू दे देगा। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।